सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ की बैग्स। आज हम सीखने वाले हैं कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। अब क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सीखने से पहले हमें कर्व और पॉलीगॉन्स क्या होते हैं वो सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आज बताने वाला हूँ कि कर्व क्या होता है। कर्व मतलब कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो एक पॉइंट से शुरू हुई है और एक पॉइंट पे खत्म हुई है। जैसे कि ये कर्व, ये इस पॉइंट से शुरू हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये कर्व, ये इस पॉइंट से शुरू हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया, इस पॉइंट पे खत्म हो गया। और ये कर्व इधर से शुरू हुआ, ऐसा गया और यहाँ पर खत्म हो गया। और ये कर्व, ये एक पॉइंट से शुरू हुआ और इस पॉइंट पे खत्म हो गया। वैसे ही यहाँ पर भी ये कर्व, ये इस पॉइंट से शुरू हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और इस पॉइंट पे खत्म हो गया। और ये कर्व जो यहाँ से शुरू हुआ, ऐसा गया और इस पॉइंट पे खत्म हो गया। और ये कर्व जो इस पॉइंट पे शुरू हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया और इधर गया और इस पॉइंट पे खत्म हो गया। अब कर्व्स दो तरह के होते हैं, सिंपल कर्व्स और नॉट सिंपल कर्व्स। आप जो इधर फिगर देख रहे हैं ये है सिंपल कर्व्स, और जो ये इधर फिगर देख रहे हैं ये है कॉम्प्लेक्स कर्व्स। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने का एक कॉमन फैक्ट है, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में ये एक ट्रायंगल है जहां पर हमें कोई भी क्रॉस नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे कि ये एक ट्रायंगल है जिसमें हमें एक भी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम इस फिगर में देखें तो फिर इस फिगर में हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर हमें दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। और इस फिगर में भी हम देख सकते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इस इधर और इधर। लेकिन हमें इस फिगर में तो इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा। अब इसमें एक और एक डिफरेंस है कि अब अगर मैं सिंपल कर्व में देखूं तो फिर जैसे कि मैंने ये पॉइंट ले लिया तो इसमें से सिर्फ दो ही लाइन सेगमेंट्स निकल रहे हैं। और अगर मैंने इस ट्रायंगल में ये पॉइंट देख लिया तो इसमें से भी दो ही लाइन सेगमेंट्स निकल रहे हैं। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स कर्व में क्या होता है कि एक पॉइंट से दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स निकलती है। जैसे कि इस पॉइंट को ले लेंगे, 1, 2 और 3। और इसमें भी हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से 1, 2, 3 और 4 लाइन सेगमेंट्स निकल रही है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। अभी हमने जैसा पढ़ा कि सिंपल कर्व क्या होते हैं, तो फिर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पॉलीगॉन्स आखिर में होते हैं। पॉलीगॉन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कैसे? जैसे कि मैं ट्रायंगल में देख सकता हूँ कि इसमें लाइन सेगमेंट भी है, ये सिंपल कर्व भी है और इसमें और ये क्लोज भी है, इसलिए एक पॉलीगॉन। अब जैसे हम देख सकते हैं कि ये ऑक्टागॉन है, इसमें पूरे 8 साइड्स है। अब ये एक सिंपल कर्व भी है और ये क्लोज भी है और साथ ही साथ ये लाइन सेगमेंट से बना है, इसलिए ये एक पॉलीगॉन है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो ये फिगर्स है ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसमें के लिए ये क्लोज कर्व है, सिंपल भी है, लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है, ये कर्व है। कर्व को हम कभी लाइन सेगमेंट नहीं बोलते। अभी हम देख सकते हैं कि ये क्लोज कर्व है और साथ ही साथ ये लाइन सेगमेंट से भी बना है, लेकिन ये फिर भी पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंपल कर्व नहीं है। हम देख सकते हैं कि इसमें से ये पॉइंट्स में से 3 लाइन सेगमेंट्स निकल रहे हैं, इसलिए ये भी पॉलीगॉन नहीं है। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें लाइन सेगमेंट्स भी है, ये सिंपल कर्व भी है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, इसीलिए ये भी पॉलीगॉन नहीं है। अब हम ये सब देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन से पॉलीगॉन्स हैं और कौन से पॉलीगॉन्स नहीं। अब इससे फिर क्या पता चलता है कि पॉलीगॉन्स एक तो सिंपल कर्व होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए और साथ ही साथ वो लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए। अब हमने ये जान लिया है कि
कि पॉलीगॉन्स सिंपल कर्व होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए और साथ ही साथ लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए। अब उसमें पॉलीगॉन्स में कुछ बेसिक नोटेशन होती है। तो पॉलीगॉन्स का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब कई सारे, इसलिए पॉलीगॉन्स को हम कोई भी शेप ले सकते हैं जो क्लोज हो, सिंपल हो और लाइन सेगमेंट से बना हो। ये नहीं फर्क पड़ता कि उसमें कितने ज्यादा लाइन सेगमेंट्स हैं। तो फिर सबसे पहले मैं पॉलीगॉन्स में कुछ बेसिक नोटेशंस बता देता हूँ। सबसे पहला कि जब दो लाइन सेगमेंट्स एक पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, और दो वर्टेक्स के बीच में जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम साइड। अब हम हर एक वर्टेक्स को एक नाम दे देते हैं, जैसे कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। इसका मतलब ये है कि इस शेप का नाम ए बी सी डी ई एफ हो गया। अब ये जो नाम है वो या तो क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं या तो हम एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, या फिर हम डी से शुरुआत करेंगे, डी ई एफ ए बी सी, डी ई एफ ए बी सी। इसका मतलब ये है कि हम पॉलीगॉन्स के नाम को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन एक सही तरीके से। जैसे कि ये वर्टेक्स के बाद ये वर्टेक्स आएगा, फिर ये वर्टेक्स के बाद ये वर्टेक्स आएगा, या फिर ये वर्टेक्स के बाद यही वर्टेक्स आएगा और ये वर्टेक्स के बाद यही वर्टेक्स आएगा। ऐसा हम ये नहीं कर सकते कि इस वर्टेक्स से सीधा इस वर्टेक्स पे चले गए। जैसे कि ये एग्जांपल है एफ ई ए डी सी डी। अब एफ ई तो ठीक है, लेकिन ई से ये सीधा ए पे चला गया, ई से ए पे चला गया, उसके बाद ए के बाद एकदम से डी आ गया, ए के बाद एकदम से डी आ गया, तो फिर ये नेमिंग गलत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम अब इस साइड को कैसे नेम करते हैं। तो फिर जैसे कि ये एक साइड है, ये साइड कौन से दो वर्टेक्स के बीच में आ रही है? ए और बी। तो फिर इस साइड का नाम हो जाएगा लाइन ए बी। वैसे ही लाइन बी सी, लाइन सी डी, लाइन डी ई, लाइन ई एफ। अब लाइन ए बी और बी सी में क्या कॉमन है? वर्टेक्स बी दोनों में आ रहा है। अब अगर लाइन, जैसे कि ये हो गया लाइन ए बी और लाइन बी सी, इन दोनों में बी वर्टेक्स कॉमन है, तो जिन लाइंस में एक कोई वर्टेक्स कॉमन होता है उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो फिर ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स है, बी सी और सी डी एडजेसेंट साइड्स है, डी ई और एफ ई एफ एडजेसेंट साइड्स है। उसी तरह दो लाइन को जो दो वर्टेक्स जोड़ते हैं, उसी तरह एक साइड को जो दो वर्टेक्स शेयर करते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स। जैसे कि ये साइड ए बी को वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी शेयर कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी एडजेसेंट वर्टेक्सेस है। तो मतलब ये है कि वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी एडजेसेंट वर्टेक्सेस है। और अब बाकी के वर्टेक्सेस का क्या? अब जैसे कि मैंने एडजेसेंट वर्टेक्सेस को छोड़कर कोई और वर्टेक्स पर एक लाइन बना दी, तो फिर उसको हम डायगोनल करेंगे। जैसे कि अगर मैं लाइन एडी को जोड़ रहा हूं, मतलब ऐसे, तब ये डायगोनल हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे डायगोनल एडी। वर्टेक्स ए या फिर वर्टेक्स सी को जोड़ रहा हूं तो फिर वो डायगोनल एसी हो जाएगी। या फिर मैं वर्टेक्स ए और वर्टेक्स ई को जोड़ रहा हूं तो फिर वो डायगोनल ए ई हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि डायगोनल्स वो होते हैं जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्सेस को ज्वाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगॉन क्या है। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगॉन क्या कहती है? वो ये कहती है कि कोई भी एक पॉलीगॉन एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ साइड्स के साथ कोई भी एक पॉलीगॉन की इंटीरियर एंगल्स का सम एक स्पेसिफिक डिग्री होगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल में एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z हमेशा 180 डिग्री होगा। और अब मैं क्वाड्रिलेटरल को कैसे देखूंगा?
तो इतना तो हमें पता है कि ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है सारे इंटीरियर एंगल्स का सम। तो फिर मैं अगर उसमें से एक बीच से लाइन खींच दूं जिससे वो दो ट्राइंगल से बढ़ जाए, तब हमें ये पता चल रहा है कि उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर दो ट्राइंगल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा, और एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 वो भी 180 डिग्री होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं वो 360 डिग्री हो जाएगा, जो 180 डिग्री का डबल होता है। अब अगर मैंने एक पेंटागन ले लिया, तब उसके बाद मैं उसको 3 ट्राइंगल में बांट दूंगा, ट्राइंगल 1 2 और 3 में। फिर उसके बाद मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर 3 बार 180 डिग्री आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स है। तो फिर इसका मतलब ये है कि इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 540 डिग्री होगा। तो फिर कैसे ट्राइंगल 1 में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होता है, और ट्राइंगल 2 में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री होता है, एंड ट्राइंगल 3 में एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 180 डिग्री होता है। तो जब 3 बार 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब उसका सम पर 540 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि पेंटागन में सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 540 डिग्री होता है। तो अभी तो मैंने क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन के बारे में बताया, लेकिन अगर हमें कई सारे साइड वाला पॉलीगन मिल जाए तब ट्राइंगल बनाते नहीं बैठ सकते। तब उसका एंगल सम प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है n - 2 × 180 डिग्री। अब जैसे कि मैं क्वाड्रिलेटरल ले लूं, तो फिर उसमें n का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड्स, n - 2 × 180 डिग्री। अब n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, और अगर मैं उसी में एक एग्जांपल ले लूं क्वाड्रिलेटरल, तो फिर उसके 4 साइड है। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ साइड्स -2 × 180 डिग्री, जो होता है 2 × 180 डिग्री, जो होता है 360 डिग्री। अब जैसे मैंने एक हेक्सागन ले लिया जिसमें 6 साइड होते हैं, तो फिर साइड -2 × 180 डिग्री, जो होता है 6 - 2 × 180 डिग्री। इसका मतलब 4 × 180 डिग्री, जो होता है 750 डिग्री। तो इसी तरह से ही अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स पता है तो हम उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी जान सकते हैं। तो भी मैं बताने वाला हूँ कि कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रेपेजियम के बारे में। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? वो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। जैसे कि इस ट्रेपेजियम में AB और DC पैरेलल, बस इसकी यही प्रॉपर्टी है। तो हम दूसरे क्वाड्रिलेटरल के तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा है? पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या है कि दो पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। जैसे कि MN is equal and parallel to OP and MP is equal and parallel to OM। और इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वली कट करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं। अब मैं तीसरे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है रोम्बस। अब रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आती है, बस इस फर्क इतना है कि इसके जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। और हम चलते हैं चौथे क्वाड्रिलेटरल की तरफ, जो है रेक्टेंगल। इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लगती है, बस फर्क इतना है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अब मैं चलता हूँ पांचवें क्वाड्रिलेटरल की तरफ, जो है स्क्वायर। अब स्क्वायर में पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल, इन तीनों की प्रॉपर्टीज आ जाती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ छठवें और सबसे लास्ट क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जो है काइट। अब काइट में क्या होता है कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब AD will be equal to AB and DC will be equal to BC। और साथ ही साथ इनके जो डायगोनल्स होंगे उनमें से कोई एक दूसरे डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। अब इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि एंगल B और एंगल D तो इक्वल रहेंगे, लेकिन
एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं होते। तो आज हमने सीखा कर्व के बारे में कि कैसे किन तरह के कर्व होते हैं, और पॉलीगॉन्स के बारे में सीखा, एंगल सम प्रॉपर्टी और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सीखा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आपको इसी तरह और वीडियोस देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आप सुबह देख रहे हैं तो गुड बाय, और शाम को देख रहे हैं तो गुड नाइट।